Hello everyone, welcome or welcome back to my channel A Young Homeopath. Hope you all doing well. So जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि नाइट्रोम्यून के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है। मैं बहुत ज़्यादा टाइम के बाद मटीरिया के ऊपर एक वीडियो बनाने जा रही हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स थे बीच में, और बीच में भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे, लेकिन मोस्ट ऑफली मैंने सारे वीडियोस ऑर्गेनॉन पर ही बनाए थे। मटीरिया के लिए मैंने शायद कोई वीडियो नहीं बनाया है मेरी एग्ज़ाम पीरियड में, लेकिन अभी मैं फ्री हुई हूँ, मेरी सारी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गई हैं और मैंने पहले सबके कमेंट्स देखना शुरू किया और कमेंट्स पढ़कर मुझे पता चला कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स के लिए रिक्वेस्ट की है कि मैम इसके ऊपर वीडियो बना दो या फिर तो इसके नोट्स दे दो या ऐसी चीज़ें। मैंने सबके कमेंट्स पढ़े और मोस्ट ऑफली सबके मैंने आंसर्स भी दिए हैं, लाइक मैं इसके बारे में जल्दी वीडियो बनाऊंगी या फिर तो आपको जल्दी इसके नोट्स मिल जाएंगे, राइट। पर मैंने ये डिसाइड किया कि जिन्होंने सबसे पहले कमेंट किया होगा मैं उनका वीडियो मतलब सबसे पहले बनाऊंगी, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया लाइक ये रिक्वेस्ट किए हुए। जो पहला कमेंट मैंने देखा था वो था कि नाइट्रोम्यूर में हिंदी में वीडियो बनाओ, राइट। नाइट्रोम्यूर का पहले भी मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, उसके 2 पार्ट्स बनाकर मैंने पूरी जो ड्रग है उसे समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो पूरा जो वीडियो है वो इंग्लिश में है और ना ही उसमें हिंदी सबटाइटल्स है, बिकॉज़ कि आपने भी देखा होगा कि मैं किसी भी वीडियो के अंदर सबटाइटल्स नहीं लिखती, बिकॉज़ कि बहुत बोरिंग काम है मेरे लिए, क्योंकि मुझे बहुत बोरिंग लगता है ये सारी चीज़ें करना। अगर आप मुझे नोट्स बनाना कहोगे तो मैं बना लूँगी, लेकिन टाइपिंग करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। टॉपिक पर आते हैं कि आज हम नाइट्रोम्यूर की जो मेडिसिन है वो देखेंगे, शुरू से देखेंगे, हिंदी में देखेंगे, राइट। और जितना हो सके उतना अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूँगी, जिससे कि जिनको इंग्लिश में मतलब समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आ रही है वो हिंदी में इस चीज़ को अच्छे से समझ पाए, राइट। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग हम देखेंगे सारे ड्रग्स के अंदर जैसे हम देखते हैं उसी तरीके से हम पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, कुछ मेजर पॉइंट्स देखेंगे, राइट। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि नाइट्रोम्यूर जो है वो 12 टिश्यू रेमेडीज़ में से एक है, राइट। 12 टिश्यू रेमेडीज़ मतलब कि 12 रेमेडीज़ है जो कि पर्टिकुलरली मिनरल किंगडम में से बिलोंग करती है। उसके जो सारे सोर्सेज है वो मिनरल किंगडम में से आए हैं, राइट। और डॉक्टर स्क्यूजलर है, उन्होंने इस जो 12 टिश्यू रेमेडीज़ जो है उन्हें इंट्रोड्यूस किया था, राइट। लेकिन हम उसे पोटेंटाइज करते हैं और उसे होम्योपैथिक फॉर्म में बनाते हैं। उसमें से वो 12 टिश्यू रेमेडीज़ में से जो नाइट्रोम्यूर है वो एक है। फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोम्यूर जो है वो उसके नाम से ही आपको थोड़ा पता चल रहा होगा कि नाइट्रो मतलब कि जो हमारा नाइट्रोजन है वो, और म्यूरियाटिकम जहाँ पर भी आप देखोगे वहाँ पर कैल्शियम होता है। इट इज़ अ कॉमन सॉल्ट, राइट। ऐसा कॉमन सॉल्ट को हम पोटेंटाइज करके होम्योपैथिक मेडिसिन बनाते हैं, राइट। हम पहले से स्टार्टिंग करते हैं। लाइक इट्स कॉमन नेम इज़ अ कॉमन सॉल्ट, राइट, एंड द प्रूवर नेम इज ऑफकोर्स डॉक्टर हैनेमन, एंड सोर्सेज इज मिनरल किंगडम, राइट। एंड द सिनोनिम मतलब कि बहुत दूसरे नामों से भी इसे जाना जाता है, लाइक अ क्लोराइड ऑफ सोडियम, टेबल सॉल्ट एंड सोडियम क्लोराइड, राइट। एंड द फॉर्मूला इज NaCl, राइट। आप सबको पता होगा। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नाइट्रोम्यूर के पेशेंट के लिए, क्योंकि ये जो है वो बहुत एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है नाइट्रोम्यूर का कि उसका फिजिकल मेकअप कैसा है, वो पर्सन जो है वो मेंटली कैसा है, क्योंकि उसके माइंड के सिम्टम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत स्पेसिफिक होते हैं, जिससे कि 1-2 सिम्टम्स देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो पेशेंट है वो नाइट्रोम्यूर का है, राइट। पहले हम देखेंगे उसका फिजिकल मेकअप। फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ अ एमिशिएटेड पर्सन। एमिशिएशन का मतलब होता है कि शिकनेस हो जाना पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हमारी बॉडी के। यहाँ पर पर्टिकुलर शिकनेस कहाँ पर हमें देखने को मिलेगी तो वो होगा नेक रीजन। लाइक नेक रीजन जो पेशेंट होगा उसका पूरा बॉडी तो अच्छा होगा, एकदम फिट होगा, लेकिन उसके नेक रीजन के अंदर शिकनेस आपको देखने को मिलेगी, राइट। उसे कहेंगे हम एमिसिएशन। जो पर्सन
होगा वो एमिशिएटेड होगा एंड शिन ऑयली वैक्सी लुक ऑफ फेस, मतलब कि जो पेशेंट की स्किन होगी वो ऑयली होगी, सो आप समझ सकते हैं कि उसके फेस के ऊपर पिंपल्स हो सकते हैं, उसके फेस के ऊपर, उसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे स्किन के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, राइट। सो आप यहाँ से ही अपने जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसे समझना शुरू कर सकते हैं कि जो स्किन के सिम्टम्स होंगे उसके अंदर पर्टिकुलरली पिंपल्स हो सकते हैं, कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है स्किन के अकॉर्डिंग, स्किन के रिलेटेड, एंड एजिमा हो सकता है, राइट। ओके, सो ये सारी चीज़ें भी हम आगे देखेंगे। बट देन ब्लू रिंग अराउंड द आइज़, सो पर्टिकुलरली ये एक चीज़ है कि ब्लू रिंग जो आइज़ के अराउंड होती है, हम सिर्फ अंडर आई की बात नहीं करें लेकिन आइज़ के अराउंड पूरी एक ब्लू रिंग जैसा देखने को मिलेगा, राइट। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी स्पेसिफिक, वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर फॉर नाइट्रोम्यूर पेशेंट, एंड एमिशिएटेड इन पर्टिकुलरली नेक रीजन एंड लूजिंग ऑफ फ्लैश, राइट। सो वही चीज़ होगी एमिसिएशन। नाउ द अदर थिंग विच इज़ टेम्परामेंट, सो टेम्परामेंट होगा इसका इरिटेबल एंड नर्वस टेम्परामेंट होगा। जो पेशेंट होगा वो इरिटेबल होगा और वो नर्वस भी रहेगा। नर्वसनेस भी बहुत स्पेसिफिक है नाइट्रोम्यूर के पेशेंट के अंदर, वो हम आगे देखेंगे कि कहाँ पर वो नर्वस होगा, कहाँ पर उसे प्रॉब्लम्स आएंगी, राइट, पर्टिकुलरली टेम्परामेंट को लेकर। देन मियाजम्स, और मियाजम्स लाइक सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस, तीनों मियाजम्स इसके बैकग्राउंड में होते हैं। देन डायथिसिस, सो एनीमिक एंड स्क्रोफ्यूलस, सो एनीमिक डायथिसिस है, सो जो पेशेंट है उसे एनीमिया बहुत स्पेसिफिक होगा, और ये जो मेडिसिन है वो पर्टिकुलरली गर्ल्स जो होती हैं या फिर तो लेडीज़ जो होती हैं उन्हें दी जाती है, राइट। सो आप समझ सकते हैं कि इसका जो फीमेल डिसऑर्डर्स या फिर तो फीमेल पार्ट होगा वो भी बहुत स्पेसिफिक होगा, राइट। सो लाइक आप समझ सकते हैं कि जो नाइट्रोम्यूर की लेडी है वो बहुत इरिटेबल है, बहुत नर्वस है, बहुत शाय है, और ऊपर से एनीमिया है, उसका जो मेंसेस है वो बहुत इरेगुलर है। मेंसेस का भी हम देखेंगे क्योंकि ये जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं ना वो बहुत कैरेक्टरिस्टिक है जो नाइट्रोम्यूर है उसके लिए। सो ये पेशेंट में देखना भी ज़रूरी है। प्लस जब हम जो ये मेडिसिन है वो एग्ज़ाम में लिखते हैं, सो एग्ज़ाम के लिए भी ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। सो आगे देखते हैं हम कि थर्मल रिएक्शन क्या होगा। सो पेशेंट इज़ हॉट पेशेंट, राइट, एंड द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, मतलब कि जो मेडिसिन है वो कितने टाइम के लिए एक्ट करेगी या फिर तो कितने टाइम में एक्ट करेगी। सो फॉर द 40 to 50 डेज़ के अंदर ये अपना एक्ट दिखाती है। देन रिपीटेशन भी यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि लोअर पोटेंसी में हम कब रिपीट करेंगे। सो लोअर पोटेंसी अगर हम दे रहे हैं तो इसे हम रिपीट करेंगे, राइट, और जब हम इसकी हाई पोटेंसी देंगे तो हमें इसे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो एक्शन ऑफ ड्यूरेशन है वो ही 40 to 50 डेज़ का है, और अगर हम इसे हाई डोज में देंगे तो शायद एग्रावेशन हो सकता है। लाइक हाई डोज में दिया और ऊपर से रिपीटेशन किया तो इसका एग्रावेशन हो सकता है, राइट। सो डोज हम क्या देंगे। सो डॉक्टर्स अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स क्यूजलर, राइट, सो 6th पोटेंसी में हम दे सकते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एलन हमें 30C में देना चाहिए, राइट। सो दोनों ही जो है वो लोअर पोटेंसीज हैं। नाउ हम क्लिनिकल देखेंगे कि कौन कौन से डिजीज़ के लिए हम ये दे सकते हैं। सो फर्स्ट इज़ द स्किन। सो स्किन के अंदर मैंने आपको कहा था ना कि बहुत स्पेसिफिक होगा। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोम्यूर का पेशेंट है या फिर तो नाइट्रोम्यूर की जो पेशेंट है हमारी लेडी है उसकी स्किन जो है वो ऑयली रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑयल के अकॉर्डिंग सीबेशियस ग्लैंड के अकॉर्डिंग जो सारी क्लिनिकल सिम्टम्स या फिर तो जो सारे डिजीज़ हो रहे होंगे उसके लिए हम ये दे सकते हैं, राइट। सो इसके लिए भी हमने यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ के नाम लिखे हुए हैं, लाइक रिकेट्स एंड वॉर्ड्स एंड एजीमा एंड अर्टिकेरिया एंड हर्पिस एंड कैटार इन्फेक्शन एंड ऑल्सो एट्रोफी के लिए भी हम दे सकते हैं, राइट। सो GIT, सो GIT के अंदर डिस्फेजिया एंड टंग इन्फेक्शंस एंड कॉन्स्टिपेशन के लिए भी दे सकते हैं। सो GIT से भी मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ याद आई है कि जो पेशेंट होता है उससे जो है वो अल्सर्स ज़्यादा होते हैं, राइट, माउथ के अंदर अल्सर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उसका GIT डिस्टर्ब होता है, राइट। और टंग इन्फेक्शन से मुझे एक और चीज़ याद आ रही है कि जो नाइट्रोम्यूर का या फिर तो जो नाइट्रम ग्रुप के जो सारी मेडिसिन हैं उनके जो
टंग का सिम्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक उनकी टंग कैसे कोटेड होगी या फिर तो किस कलर की होगी, राइट। सो कौन सा शेप होगा जिससे कि टंग कोटेड होगी, राइट। सो वो सारी चीज़ें बहुत स्पेसिफिक है और वो सारी चीज़ें हम ये वीडियो में देखेंगे, या फिर तो ये पार्ट में या फिर तो सेकंड पार्ट में, लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई है, मैं आपको समझाऊंगी। सो पहले हम देख लेते हैं कि कौन से डिजीज़ हो रहे हैं। सो सेकंड थिंग इज़ द ब्लड। सो एनीमिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने डायथिसिस में भी एनीमिया लिखा था, राइट। देन द हार्ट इन्फेक्शंस एंड द इंटरमिटेंट फीवर हो सकता है, एंड हार्ट पल्सेशन में भी हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द लिम्फेटिक विच इज़ अ ग्लैंडुलर इन्फेक्शंस हो सकता है, डिबिलिटीज़ हो सकती है, एंड ल्यूकोरिया भी हो सकता है। नाउ द सेकंड थिंग विच इज़ ब्रेन। सो ब्रेन के अंदर वर्टागो एंड हेडेक। सो हेडेक से याद आया मुझे कि बहुत स्पेसिफिक टाइप का हेडेक होता है, बहुत कैरेक्टरिस्टिक टाइप का हेडेक होता है, वो किस वजह से होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर जानना। सो आप समझ सकते हैं कि ये जो मेडिसिन है हमारे क्लिनिकली भी कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, राइट। नेक्स्ट इज़ द यूरिनरी सिस्टम वेयर द यूरिनरी इन्फेक्शंस, मेंस्ट्रुअल ट्रबल्स एंड द ल्यूकेरिया, राइट। एंड द रेस्पिरेटरी वेयर द वूपिंग कफ, रेस्पिरेटरी ट्रबल्स एंड कफ। सो इतना जानने के बाद आप लोगों को मैं बता दूं कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, या फिर तो ये कह लीजिए कि कौन से मेन ऑर्गन्स के ऊपर कौन से मेन इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। सो फर्स्ट इस हमें इसकी टंग देखना ज़रूरी है, फर्स्ट हम ऊपर से जाएंगे, राइट। सो विच इज़ ब्रेन में अगर हम देखेंगे तो हेडेक देखना बहुत ज़रूरी है, क्यों हो रहा है, किस तरीके का हेडेक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेडेक्स, राइट। सेकेंड थिंग इज़ कि उसकी टंग कैसी है, कि किस तरह की कोटिंग है उसके ऊपर, किस तरह का शेप है। एंड द थर्ड थिंग इज़ अल्सर्स है या नहीं है, किस तरह के अल्सर है, क्यों अल्सर हो रहे हैं, राइट। उसका GIT देखना ज़रूरी है। देन द फोर्थ थिंग इज़ कि उसका मेंस्ट्रुएशन, या फिर तो कह लीजिए कि उसका फीमेल कैरेक्टरिस्टिक, उसके फीमेल सिम्टम्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड द लास्ट वन विच इज़ रेस्पिरेटरी भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये 3-4 चीज़ें जो है वो आपने अगर एग्ज़ाम में भी मेंशन की हुई है, राइट। सो आपको वो बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर होता है ना वो अपनी जो मेडिसिन है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ही देखते हैं। उन्हें वैसे तो हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो सारे ऑर्गन्स के ऊपर बहुत अच्छे से इफ़ेक्ट दिखाती है, लेकिन उसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो कि हमें क्लिनिकली भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, एज वेल एज़ कि अगर हम उसे एग्ज़ाम में लिख के रहेंगे तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, राइट। सो इन सारी चीज़ों को आप याद रखना। सो नाउ लेट्स सी द स्पेयर ऑफ एक्शन, मतलब कि पर्टिकुलरली ये हमारी मेडिसिन कहाँ पर कौन से ऑर्गन के ऊपर इफ़ेक्ट दिखाती है। सो यहाँ पर मोस्ट ऑफली सारे जो सिस्टम्स हैं, या फिर तो मोस्ट ऑफली सारे जो हमारे मेन ऑर्गन्स हैं उन सबका नाम आ गया है, लेकिन फिर भी हमें ये लिखना एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हम स्किन से शुरू करेंगे, देन हार्ट, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ब्रेन एंड स्प्लिन एंड लीवर एंड लिम्फेटिक सिस्टम, देन यूरिनरी और जेनाइटल सिस्टम, GIT एंड ब्लड लास्टली। देन नाउ लेट्स सी एलिमेंट्स फ्रॉम, मतलब कि उसका कॉज क्या रहेंगे, सारे जनरल कॉज, राइट। सो हम कोई एक पर्टिकुलर, या तो ये समझ लीजिए कोई पर्टिकुलर हेडेक के लिए हम उसके कॉजेशन या फिर तो एलिमेंट्स फ्रॉम नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ उसका एक जनरल व्यू देख रहे हैं कि किस वजह से जो नाइट्रोम्यूर का पेशेंट है उसे उसके सारे ट्रबल्स होते हैं, उसे सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, राइट। सो फर्स्ट इज़ द बैड इफेक्ट ऑफ एंगर, ग्रीफ एंड वेक्सेशन। सो पहले ही हमने टेम्परामेंट में देखा था कि जो पेशेंट है वो इरिटेबल है, राइट। सो जो अगर वो इरिटेबल हो रहा है, अगर वो एंग्री हो रहा है, एट दैट पॉइंट उसे उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ डिफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, कुछ ना कुछ डिरेंजमेंट होना शुरू हो जाएगा, राइट। सो उसकी वजह से उसे सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, राइट। सो एंगर, ग्रीफ एंड वेक्सेशन विच इज़ द एलिमेंट्स फ्रॉम। एंड सेकेंड थिंग विच इज़ एक्सेसिव यूज़ ऑफ सॉल्ट, ब्रेड एंड क्विनाइन। सो सॉल्ट से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये जो मेडिसिन है कॉमन सॉल्ट ही है। सो अगर पेशेंट उसका ज़्यादा यूज़ कर रहा है, और पेशेंट को ऑल्सो एवर्जन भी होता है सॉल्ट खाने का, राइट। सो उसकी वजह से उसके सारे सिम्टम्स आते हैं। देन फ्राइड की वजह से होता है, एंड लॉस ऑफ फ्लूइड की वजह से होता है, एनीमिया हो सकता है, राइट। एंड एक्सेसिव मेंसेस की वजह से होता है। Now
नाउ लेट्स सी कि पैथोजेनेसिस क्या रहेगा, सारे जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसका, क्योंकि पैथोजेनेसिस भी देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि हमें पता चलेगा कि मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर या फिर तो उसका मैकेनिज़्म, कोई भी चीज़ हो रही है पेशेंट के बॉडी के अंदर तो उसका मैकेनिज़्म क्या रहेगा, राइट। सो फर्स्ट चीज़ जो है वो है कॉज। सो फर्स्ट जो थिंग है वो कॉजेस मीन्स कि जो हमने आगे एलिमेंट्स फ्रॉम देखा, लाइक एंगर है, वेक्सेशन है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ सॉल्ट एंड एवरीथिंग, जो भी है वो कॉजेज़ रहेंगे। और कॉजेज़ क्या प्रोड्यूस करते हैं, एनीमिया प्रोड्यूस करते हैं, अल्सर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, इरप्शंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। एंड द सेकेंड थिंग विच इज़ डिटर्नेशन ऑफ ब्लड इन क्वान्टिटी एंड क्वालिटी, मतलब कि जो ब्लड की क्वालिटी एंड क्वान्टिटी है उसे कम कर देता है ये, राइट। And the second thing which is inflammation, it causes the inflammation of the mucous membrane and skin, right. Now the third thing which is secretion of a mucus and glandular secretions and also gastric juice. So अब आप समझ सकते हैं कि मैंने जो माउथ के अंदर अल्सर्स होते हैं उसका आपको क्यों कहा था, क्योंकि ये जो सारे सिक्रेशंस होते हैं उसे इंक्रीज़ कर देता है, राइट। सो जो म्यूकस है उसका सिक्रेशन इंक्रीज़ कर देगा, जिसकी वजह से कफ हो सकते हैं। ग्लैंडुलर जो हमारी सिक्रेशंस होते हैं उसका सिक्रेशन इंक्रीज़ कर देगा, जिसकी वजह से बहुत सारी कोई भी डिजीज़ हो सकती हैं। एंड गैस्ट्रिक जूस का भी सिक्रेशन जो है वो इंक्रीज़ कर देगा। नाउ द सेकेंड थिंग विच इज़ इट्स डिक्रीज़ द लेवल, इट्स डिक्रीज़ द लेवल, मतलब कि इसका जो लेवल है वो कम हो जाएगा अगर बॉडी के अंदर, तो क्या होगा, मेरास्मस हो सकता है पर्टिकुलरली इन चिल्ड्रंस के अंदर। नाउ इट स्टिमुलेट द सेबेशियस ग्लैंड, राइट। सो मैंने आपको पहले भी कहा था जब हमने स्किन के बारे में थोड़ी सी बात की थी कि जो स्किन होती है वो इसकी ऑयली होती है, सो पर्टिकुलरली ये एक्ट दिखाता है किसके ऊपर, सेबेशियस ग्लैंड के अंदर। सो ये क्या कर रहा होगा कि आपने आगे भी देखा कि इट कॉजेज द इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ द सम सिक्रेशंस, राइट। सो पर्टिकुलरली यहाँ पर सेबेशियस ग्लैंड का भी जो सिक्रेशन है, जो ऑयल है, वो इसका इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से जो सारे उसके स्किन के एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, राइट। सो यहाँ पर भी वही लिखा है कि इट स्टिमुलेट द सेबेशियस ग्लैंड सो द स्किन बिकम ऑयली एंड ग्रीजी, राइट। नाउ द सेकेंड थिंग विच इज़ मसल्स। सो मसल्स के ऊपर ये क्या इफेक्ट दिखाता है, तो इट स्ट्रेंथन द मसल्स, जो मसल्स हैं उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा हो जाना भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, राइट। सो इट मेंटेन द टोन ऑफ नर्व्स। एंड द सेकेंड थिंग विच इज़ मेल जेनाइटल्स, मेल जेनाइटल्स भी यहाँ पर इफ़ेक्ट करता है, जैसे कि मैंने आपको आगे भी कहा कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है वो पर्टिकुलरली सारे जो ऑर्गन्स हैं उसके ऊपर इफ़ेक्ट दिखाती है, लेकिन हमारे पास कुछ पर्टिकुलरली चीज़ें होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। सो यहाँ पर मेल जेनाइटल्स भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेडिसिन मेल जेनाइटल्स के ऊपर भी अपना इफ़ेक्ट दिखाती है। So it causes the weakness and giving rise to the seminal emaciation during the sleep, right? Now let's see the general modalities. So general modalities वैसे तो एग्ज़ाम में हमें लास्ट में लिखनी चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पर आगे ही लिख दी है। आई डोंट नो व्हाई, बट मैंने आगे ही लिख दी है। सो हम इसे भी पहले देख लेते हैं, देन हम गाइडिंग सिम्टम्स देखेंगे, उसके बाद जो पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं उसे हम दूसरे पार्ट में देखेंगे, राइट। क्योंकि वैसे ही मेरे ख्याल से वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। सो पहले हम जनरल मोडालिटीज़ देख लेते हैं, जिसमें कि फर्स्ट है एग्रावेशन। सो एग्रावेशन किन किन चीज़ों से होगा, लेकिन जनरली, राइट। हम कोई भी एक स्पेसिफिक डिजीज़ या कोई एक स्पेसिफिक सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं। सो फ्रॉम सनराइज टू सनसेट एंड फ्रॉम 10 to 11 AM, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पर्टिकुलरली ये फ्रॉम 10 to 11 AM का जो टाइम है वो जो हमारा दोपहर का टाइम होता है वो होता है। पर्टिकुलरली जो ये टाइम है उसके अंदर हेडेक बहुत ज़्यादा होता है, राइट। क्योंकि सन की वजह से होता है, राइट। क्योंकि ये टाइम के अंदर जो सन है उसका जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है ना। एंड द सेकेंड थिंग विच इज़ सी सॉर की वजह से होता है, एंड सी एयर हीट, सो जो सी की हीट होती है उसकी वजह से होता है, एंड द मेंटल एक्सर्शन की वजह से होता है, देन द लेइंग ऑन द लेफ्ट साइड।
राइट। सो लेफ़्ट साइड पर अगर पेशेंट सोएगा तब उसे एग्रावेशन होगा। एंड द कंसोलेशन विच इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट एग्रावेशन इन दिस रेमेडी विच इज़ कंसोलेशन। सो कंसोलेशन का मतलब अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको एकदम देसी भाषा में समझाना चाहूँगी कि कंसोलेशन का मतलब ये होता है कि हम किसी पेशेंट को या फिर तो किसी भी हमारे फ्रेंड को आपने देखा होगा कि उसे हम पूछेंगे कि भाई क्या हुआ है तुझे, तू क्यों इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, कर रही है, या फिर तो हम उसका जो सैड पार्ट है उसे पूछेंगे, उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में पूछेंगे, तो उसकी जो सारी प्रॉब्लम्स है, जो सारे सिम्टम्स हैं वो एग्रावेट हो जाएंगे। क्योंकि ये पेशेंट कैसा है, इरिटेबल है, राइट। ये पेशेंट कैसा है, नर्वस है, और कैसा है, सैड टाइप का है, शाय टाइप का है। ये जल्दी से किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते, ये जल्दी से विश्वास नहीं करते, और ऊपर से हम इन्हें पूछेंगे तो इनका जो एग्रावेशन हो जाएगा, इनके जो सारे सिम्टम्स हैं उसका एग्रावेशन हो जाएगा, राइट। So now let's see the amelioration. So in the open air, in cold bath, and laying on the right side and during the sleep. राइट। सो ये हो गया उसका एमेलियोरेशन। नाउ लेट्स सी द गाइडिंग सिम्टम्स, जिससे कि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा आ जाएगा कि इसके पर्टिकुलर सिम्टम्स कैसे होंगे, राइट। सो फर्स्ट इज़ द ग्रेड एमिसिएशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने आपको आगे भी कहा है, एंड लूजिंग फ्लैश। सेकेंड थिंग, लेफ्ट साइडेड हेडेक, जैसे कि आपने एग्रावेशन में देखा था कि लेइंग ऑन लेफ्ट साइड से उसका एग्रावेशन होगा। सो आप समझ सकते हैं कि ये जो मेडिसिन है वो लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है। सो इसके जो सारे सिम्टम्स होंगे वो लेफ्ट साइड के होंगे। सो नाउ देयर इज़ अ लेफ्ट साइड हेडेक इन अ स्कूल गोइंग गर्ल्स, राइट। सो यहाँ पर एक स्कूल गोइंग गर्ल्स एक वर्ड आ जाता है, जिससे कि बहुत लोग मतलब उन्हें समझ में नहीं आता कि स्कूल गोइंग गर्ल्स ही क्यों। पर स्कूल गोइंग गर्ल्स मतलब इतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर, लेकिन स्कूल गोइंग गर्ल्स से मतलब ये है कि जो इसका एग्रावेशन होता था 10 to 11 AM, जबकि सन जो है उसका स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है, राइट। सो उस वक्त पर आप ऐसा समझ सकते हैं कि उस वक्त पर जो हमारी मतलब गर्ल्स जो होती हैं, स्कूल गोइंग गर्ल्स, वो उसी वक्त सन के कांटेक्ट में आती हैं, जिसकी वजह से जो बॉडी का फ्लूइड है वो कम हो जाता है, और बॉडी का फ्लूइड कम होने की वजह से हेडेक होता है। सो पर्टिकुलरली यहाँ पर हेडेक किस वजह से हो रहा है, लॉस ऑफ फ्लूइड की वजह से, या फिर यूँ कह लीजिए कि एनीमिया की वजह से हेडेक हो रहा है, राइट। पर्टिकुलरली दिस हेडेक इज़ रिलीव्ड बाय प्रेस्पिरेशन, प्रेस्पिरेशन की वजह से हेडेक में थोड़ी सी आसानी रहती है। नाउ द सेकंड थिंग विच इज़ टंग। सो टंग कैसी होगी, ये पर्टिकुलर मेडिसिन की वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैप्ड लाइक टंग, जो मैप होता है ना हमारा, उस तरीके की टंग होगी, उस तरीके की कोटिंग होगी टंग के ऊपर, राइट। उस तरीके की टंग नहीं होगी, लेकिन उस तरीके की कोटिंग होगी। देन रेड इनसर्कुलर पैचेस रहेंगे उसके ऊपर, वो जो कोट है उसके ऊपर, एंड रिंग वॉर्म ऑन द साइड। सो रिंग वॉर्म टाइप का स्ट्रक्चर साइड में होगा, टंग के साइड में, राइट। नाउ द सेकंड थिंग विच इज़ इनवॉलेंटरी यूरिनेशन रहेगा ड्यूरिंग वॉकिंग, कफिंग एंड लाफिंग। सो वॉक करेगा पेशेंट, कफिंग की वजह से, लाफिंग की वजह से इनवॉलेंटरी यूरिनेशन हो सकता है। और यूरिन के बारे में एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये एक मेडिसिन की, कि ये जो पेशेंट है वो दूसरों के प्रेजेंस के अंदर यूरिनेशन नहीं कर सकेगा। सो आप इस पेशेंट को कैसे पहचानेंगे कि ये जो पेशेंट है ना वो कभी भी मतलब कि दूसरों की प्रेजेंस के अंदर यूरिनेशन नहीं करेगा, वो अलग से जाएगा, अकेला जाएगा, राइट। सो एंड यहाँ पर मैंने लिखा भी है, कांट पास यूरिन इन प्रेजेंस ऑफ अदर्स, राइट। एंड क्योंकि ये जो पेशेंट है वो शाय है, वो बहुत ज़्यादा नर्वस पेशेंट है, इस वजह से कंसोलेशन इज से एग्रावेशन हो रहा है। नाउ क्रेविंग फॉर सॉल्ट, बीटर थिंग्स एंड फिश एंड मिल्क। मैंने आगे भी आपको कहा था कि जो इसका एलिमेंट्स फ्रॉम है वो भी सॉल्ट की वजह से हो रहा है। उसके अलावा जो पेशेंट जो है उसको डिज़ायर भी सॉल्ट का है, उसको खाना भी सॉल्ट ही है, राइट। सो इसकी वजह से उसका एग्रावेशन हो रहा है। देन एवर्जन टू ब्रेड, कॉफ़ी एंड टोबैको।
तो पेशेंट जो है वो ब्रेड नहीं खाएगा, उसको कॉफ़ी, किसी तरह का स्टिमुलेंट नहीं चाहिए, उसको कॉफ़ी नहीं चाहिए, टोबैको नहीं चाहिए, उसे सिर्फ सॉल्ट दे दो, राइट। नाउ हार्ट पल्सेशन, सो शेक द होल बॉडी। सो हार्ट पल्सेशन मतलब कि हार्ट के जो पल्सेशन होते हैं वो उसे फील होंगे और जिसकी वजह से पूरी बॉडी शेक करेगी, राइट। आपने भी कुछ गर्ल्स के अंदर देखा होगा कि जो बहुत ज़्यादा पतली टाइप की होती हैं और बहुत कमज़ोर टाइप की दिखती भी हैं। सो उन्हें ना कभी कभी एंगर मतलब कि वो अगर एंग्री हो गई हैं या फिर तो बहुत ज़्यादा सैड है तो उनकी बॉडी शेक करने लगती है। बस यही चीज़ होती है इस मेडिसिन के अंदर। एंड हेयर फॉल इज़ वेरी वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर फॉर इट, क्योंकि जो पेशेंट है उसको हेयर फॉल हो रहा है, क्यों, किस वजह से, सॉल्ट की वजह से आप समझ सकते हैं, या फिर तो जो पेशेंट के अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो रही है उसके लिए हो रहा है ये, राइट। एंड हेयर फॉल इन द नर्सिंग वुमन, जो नर्सिंग वुमेंस होती है, जो मदर्स होती हैं, उसके अंदर हेयर फॉल जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। देन एजीमा, जो कि हमने आगे देखा क्यों देखने को मिलता है, राइट, जो कि हमने पैथोजेनेसिस में देखा था। नाउ स्किन अराउंड द नेल्स विच इज़ ड्राई एंड क्रैक्ड। सो जो नेल्स के आसपास की जो स्किन होती है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, क्रैक हो जाती है, उसके अंदर क्रैक आ जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो मॉइस्चर है उसकी कमी हो जाती है। देन ड्रीम ऑफ रॉबर एट द नाइट, ये भी बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है नाइट्रोम्यूर का, पर्टिकुलरली ड्रीम्स के लिए भी बहुत सारी मेडिसिन जो है वो बहुत सारी मेडिसिन हैं मटीरिया मेडिका में ड्रीम्स के लिए, कि किस तरीके के ड्रीम्स पेशेंट को आते हैं। सो पर्टिकुलरली यहाँ पर जो नाइट्रोम्यूर का पेशेंट है उसे रॉबर्स के, चोरी के ड्रीम्स आते हैं, राइट। तो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। उसके बाद हम एक पूरी नई चीज़ शुरू करेंगे जो कि होगा पर्टिकुलर सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोम्यूर, राइट। सो इसके अंदर भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी, क्योंकि इसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत सारे हमारे सिस्टम्स के ऊपर होता है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ नाइट्रोम्यूर, राइट। सो पर्टिकुलरली इस पार्ट के अंदर हमने क्या क्या देखा। सो इस पार्ट के अंदर हमने पहले देखा उसका इंट्रोडक्शन, लाइक कॉमन नेम, प्रूवन नेम, एंड ऑल्सो फिजिकल मेकअप, देन टेम्परामेंट, डायथेसिस, थर्मल रिएक्शन, वो सब देखा हमने। उसके साथ हमने देखा उसका डोज कितना देना है, रिपीटेशन कब करना है, राइट। उसके बाद हमने देखा कि क्लिनिकल सिम्टम्स क्या रहेंगे। उसके बाद हमने देखा कि पैथोजेनेसिस क्या रहेगा, एलिमेंट्स फ्रॉम क्या होगा, जनरल मोडालिटीज़ हमने देख ली। एट द एंड हमने गाइडिंग सिम्टम्स भी देख लिए। सो लास्ट चीज़ जो रहती है वो हमारे पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं मेडिसिन के लिए, जो कि हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। सो इस पार्ट के लिए बस इतना ही, एंड होप यू understand all the things clearly. So if you like this video then please like, comment, share and subscribe to my channel. And also if you want these handwritten notes then please check the description box below. And thank you so much for watching and stay tuned for the second part.